ससुराल वालों ने मांगा है। ये कहानी शुरू होती है चांदनी चौक की गली नंबर 22 से, जहां उमा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। नाश्ते के वक्त सभी खाने के टेबल पर बैठे थे और घर की बहू शिल्पा सभी को गर्मा गर्म खाना परोस रही थी। मम्मी जी, वो कल रात को मेरी बड़ी ताई जी का कॉल आया था। उनकी छोटी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, तो मैं जाऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात हुई बहू, बिल्कुल जा। वो मम्मी जी, मेरे पास ना शादी लायक कोई कपड़े भी नहीं है तो। अरे मुकेश, दिलाकर ला बहू को कपड़े गहने जो भी चाहिए इसे। हमारे घर की इज्जत है शिल्पा, शादी में किसी से काम नहीं लगनी चाहिए। मुझे आप कैश दे दो ना मुकेश, मैं खुद शॉपिंग कर लूँगी। मुकेश अपने पॉकेट से नोटों की गड्डी निकालकर शिल्पा के हाथों में रख ही रहा होता है कि तभी थोड़ी दूर से किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। अरे मम्मी, कहाँ हो मम्मी? इस तरह से अपनी माँ को पुकारती हुई किरण दरवाजे से अंदर आती है। क्या हुआ बेटा, तू अचानक यहाँ? माँ सब ठीक तो है ना? क्या ठीक होगा पापा? हाँ, वही मेरी सास और वही उनकी फरमाइश है। आप लोग भी क्या सोचते होंगे, कैसे बेशर्मों की तरह किरण मुंह उठाकर बार बार यहाँ आ जाती है। नहीं भाभी? अरे ऐसा हम क्यों सोचेंगे दीदी, ये आपका ही घर है। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, पर बुरी फंसी हैं आप। आए दिन आपकी सास को तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपसे, कुछ ना कुछ मंगाती रहती है आपसे। अब क्या बताऊँ शिल्पा, कभी कभी लगता है पापा ने मेरी शादी राहुल से ही करवा दी होती तो आज ऐसे घर में जाकर रोकर तो नहीं रह रही होती। कितने चक्कर काटे उसने इस घर के, पर पापा नहीं माने। खैर, जो है मेरी किस्मत में वो तो तय है, मेरा तो चलता ही रहेगा। छोड़। अच्छा तू पहले ना ये नोटों पैसों की गड्डी अपने पास संभाल के रख ले, घर में नौकर चाकर है, नज़र पड़ती है। वैसे मुकेश, तू पैसे क्यों दे रहा था शिल्पा को? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, वो बहू की कज़न की शादी है अगले हफ्ते, उससे मैं बहू को जाना है, तो मुकेश इसे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दे रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, कोई तो खुश रहे। वैसे आप क्या खरीदने वाली है? वैसे ना साड़ी या गाउन या आलिया कट के सूट लेना बहुत ट्रेंड में है। शाम में ही जाऊंगी दीदी, आप भी चलिए साथ में, सामने पसंद कर लीजिएगा। शाम को शिल्पा अपनी ननद किरण के साथ शॉपिंग पर जाती है। ये गाउन अच्छा लग रहा है नहीं दीदी? हाँ ठीक ही लग रहा है, पर साइज़ ज़रा छोटा नहीं ले रही तू? मेरी साइज़ स्मॉल है दीदी। क्या फालतू बात बोलती है तू? थू कर, क्यों रहे तेरा साइज़ छोटा? भगवान करे तू खा पी कर डबल एक्सेल हो जाए, और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा है ना तुझे। कोई गुड न्यूज़ रह गया तो तेरा साइज़ तो बढ़ेगा ही, फिर तो ये कपड़े बेकार हो जाएंगी। तो शगुन समझ कर ही बड़े साइज़ के कपड़े ले ले। भैया आप ना और वैरायटी दिखाइए, और जो जो कपड़े हमने साइड में करवाए हैं ना, सबके डबल एक्सेल पीसेस निकाल दीजिए। अरे पर दीदी, मैं इन्हें पहनूंगी कैसे? कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे? एक सिलाई लगानी है और फिर ये तुम्हारी साइज़ के हो जाएंगे, फिक्र मत करो। और इस तरह किरण सारे कपड़े अपनी ही पसंद के और अपनी ही साइज़ के खरीद लेती है। रात को घर लौटने के बाद सभी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी फ़ोन पर बात करती हुई किरण अपने कमरे से बाहर आती है। हाँ मम्मी जी, साड़ी और कपड़े? हाँ मैंने लिए ना मम्मी जी। हाँ हाँ, मैं कल सुबह लेकर आती हूँ। प्रणाम मम्मी जी। ये कहकर किरण फ़ोन रख देती है। ये किन कपड़ों की बात कर रही थी तेरी सासू माँ? वो क्या है ना मम्मी, मेरी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे, इसीलिए मेरी सास ने मुझे यहाँ भेजा था। कह रही थी तेरे मायके में तो बहुत बड़े बड़े शोरूम है, वहीं से 2-4 गाउन, कुछ साड़ियाँ और कुछ फैंसी कपड़े लेकर आ जाना। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, पर आप लोगों का मुंह देखकर ना मैं कुछ कह नहीं पाई। पर आप फिक्र मत कीजिए, देखा जाएगा क्या होता है। अरे कैसे देखा जाएगा बेटा? शिल्पा बेटा, तू आज शॉपिंग करके आई ना, वो कपड़े अपनी ननद को दे दे, और तू ना फिर कुछ खरीद लेना। तेरे फंक्शन में तो अभी वक्त है ना। पर मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। भाभी, वो आपके पास वो नेकलेस नहीं है जो आपने अपने छोटे भाई की शादी में पहना था? एक बार वो भी दे देती आप तो ठीक रहता। आज आपने जो साड़ी खरीदी है ना, उसके साथ वो ज्वेलरी सही जाएगी, वरना कल सुबह फिर मेरी सास मुझे यहाँ ज्वेलरी खरीदने के लिए भेज देगी। अब आप ही बताओ मम्मी, सुबह सुबह 10 बजे कौन सी ज्वेलरी की शॉप खुलती है? ये लड़के वाले ना एक बार मेरी ननद को देख ले, फिर हिफाजत से मैं आपके गहने आपको वापस कर दूँगी।
और इस तरह अपनी भाभी से उनके सारे कपड़े और अच्छी खासी ज्वेलरी लेकर किरण अपने ससुराल पहुंच जाती है और फिर अपने ससुराल के हॉल में बैठकर एक एक गहने ट्राई करना शुरू करती है। तो फिर अपने मायके से कुछ उठा कर ले आई? अच्छा लगता है क्या बहू? शादी के बाद मायके से बार बार चीज़ लाना शोभा नहीं देता। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ मम्मी जी, पर मेरी मम्मी है ना मानती ही नहीं है, खाली हाथ मुझे भेजने को तैयार ही नहीं होती। जब देखो कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ाई देती है। इस बार तो तू अपने मायके से इतनी सारी चीज़ें ले आई, पर अगली बार मत लाना, वरना मैं उन्हें फ़ोन करके मना कर दूंगी। मम्मी जी आप ना मम्मी से बात मत कीजिएगा, उनका कहना है उनकी एक ही तो बेटी है। अब मुझे लेकर उनके कितने अरमान हैं, मैं उन्हें मना कर दूंगी। बस आप इस बारे में कुछ बात मत कीजिएगा, आपको प्रेम जी की कसम। तो कुछ ऐसी थी किरण। आए दिन किरण किसी न किसी बहाने अपने मायके पहुंच जाती थी और कोई ना कोई नई चीज़ उठाकर अपने मायके से अपने ससुराल ले आती थी। इसी तरह एक सुबह किरण अपने मायके पहुंचती है। अरे वाह भाभी, नया जूसर लिया है आपने, बढ़िया है। मैं भी ना एक नया जूसर ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना मम्मी, पहले तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में जूस निकाल लेती थी, पर मेरी सास ने वो मिक्सर ग्राइंडर भी पैक करके छज्जे पर चढ़वा दिया। अब किसी तरह हाथ से दबा दबा कर जूस निकालना पड़ता है मुझे। कहती है जूसर चाहिए तो मायके से लेकर आओ। हाय रे बेटा, तू एक काम कर, इस जूसर को तू ले जा, हम नया ले लेंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं क्या यहाँ से बार बार चीज़ें लेकर जाऊँ। अच्छा ठीक है, आप इतनी ज़िद करती हैं तो, पर देखिए इस बारे में ना मेरी सास को कुछ मत कहिएगा, वरना मुझे और दो बातें सुनाएंगी वो। हद हो गई, आज तो पहली बार ये जूसर ऑन किया था मैंने, कितने मन से मंगवाया था इससे। दीदी ने तो हद ही कर दी है, जो भी सामान लाती हूँ वो इन्हें ले ही जाती है। जूसर लेकर किरण दरवाजे से निकल रही थी कि बाहर सोफे पर पड़े पर्स पर उसकी नज़र पड़ती है। अच्छा हाँ, ये पर्स देखकर याद आया मुकेश, तेरे पास 1000 रुपये होंगे क्या? वो मेरी सास ने मुझे एक पर्स लेकर आने को कहा था। 1000 रुपये क्या दीदी, तुम ये पर्स ले जाओ, 8000 की है, कल तो लेकर आया हूँ मैं, अभी तक शिल्पा ने यूज़ भी नहीं किया है इसे। अब ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, बहुत पर्स है उसके पास वैसे भी। इस तरह किरण रोज़ रोज़ अपने मायके से कोई ना कोई सामान अपनी सास का नाम लेकर ले लेती और अपनी सास को दूसरी पट्टी पढ़ा लेती। ये जूसर लाने की क्या ज़रूरत थी बहू? हमारे घर पर इन चीज़ों की कमी है क्या, जो तुम मायके से ले आती है? माँ का दिल ना ऐसा ही होता है मम्मी जी। अब मुकेश नया नया जूसर लेकर आया था और लाते ही उसने पहले मुझे पकड़ा दिया और दूसरा भाभी को। आप ना फिक्र मत कीजिए, इस बार अच्छे से डांट लगाऊंगी मुकेश को। और इस तरह ये सिलसिला चलता ही जा रहा था। एक रोज़ शिल्पा मार्केट से शॉपिंग कर रही थी कि उसकी नज़र सुषमा पर पड़ती है। शिल्पा उसे देखते ही उसके पास पहुंच जाती है। अरे आंटी जी आप यहाँ, इस बार किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई आपको? मैं समझी नहीं बेटा। आपकी भी एक बेटी है ना आंटी जी, अगर उसकी सास रोज़ उसे मायके से कुछ लाने को कहे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे घर में तो मैं अपनी बेटी को रहने ही ना दूँ बहू, कैसी सास होती है ये। तो फिर आप किरण दीदी के साथ ऐसा क्यों करती हैं? रोज़ मायके से ये लाओ वो लाओ ऐसा क्यों कहती रहती हैं? क्या? इस बारे में तो मैं आप लोगों से बात करने वाली थी कि ये आप लोगों का रोज़ रोज़ किरण को बुलाना मुझे ठीक नहीं लगता, और हर बार इतनी सारी चीज़ें देकर भेजने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम नहीं दे सकते ये सब मेरी बहू को? और इसी बातचीत से दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुछ तो भाई किरण का किया धरा है। तो चिंता मत कर, अब मैं समझ चुकी हूँ कि क्या हो रहा है। अब तेरे घर ये दिक्कत नहीं होगी बहू, कल ही उसका लाया सारा सामान मैं तुझे वापस भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है आंटी जी, बस आगे से आप देख लीजिएगा। और ये इत्तेफाक शिल्पा की सारी टेंशन हल कर देता है। इतिहास गवाह है, आज तक सास बहू का रिश्ता सिर्फ तानों और दुश्मनी के नाम से ही जाना जाता है। कभी सास बहू पर भारी पड़ती है तो कभी बहू सास पर। लेकिन क्या होगा अगर 4 बहुएं वो भी एक ही घर में अपनी इकलौती सास पर ही भारी पड़ जाए? और ये डॉली ने मारा थप्पड़ और गिर गई जानवी।
ओ मैडम, चल चल, रिमोट दे इधर, वरना केबल का कनेक्शन ही काट दूंगी, न तेरा न मेरा। ओ हेलो, मुझे इंग्लिश न्यूज़ देखनी है, गिव मी द रिमोट। बहन, तू ना विदेश जाकर इंग्लिश न्यूज़ देख ले। अब तो मैं फिल्म देखने वाली हूँ, वो भी मेरे ऋतिक रोशन की। हाय। व्हाट डू यू मीन? नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पे टीवी देखूंगी। नहीं, मैं देखूंगी। नहीं, मैं। और इस तरह चारों बहुओं में टीवी रिमोट को लेकर बहस शुरू हो जाती है। तभी वहां पर आती है सास कलावती। चार नास पीटियो, ये क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़े जा रही हो? कोई टीवी नहीं देखेगा, क्योंकि अभी मैं टीवी देखने वाली हूँ। आज नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, डोली पे सौतन। चलो चलो, तुम चारों जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। पता है ना, आज मेहमान आने वाले हैं, वो भी तुम्हारे पतियों के ऑफिस से ही। मुंह बनाकर चारों बहुएं शिवानी, बूंदी, रूमा और कीर्ति रसोई में चले जाते हैं। बहुएं समझती हैं ये नौकरानी, जब देखो तब काम काम काम। अरे रोबोट थोड़ी ना है हम भी तो इंसान ही हैं। और नहीं तो क्या, बहुत अत्याचार करती हैं हम पे। और हमारे पति, वो भी किसी कठपुतली की तरह अपनी माँ के इशारे पर ही नाचते रहते हैं। और ससुर जी तो बेचारे बहरे ठहरे। नहीं, अगर हमारी सास हमें ऐसे ट्रीट करती है तो हम भी उनके साथ वैसे ही पेश आएंगे, उन्हीं के स्टाइल में। सुनो, सासू माँ के रूम में एक खुफिया ड्रॉवर है जिसमें गुल्लक है। उसमें सासू माँ रोज ढेर सारे पैसे डालती हैं। उस गुल्लक की चाबी भी है मेरे पास। हम रोजाना उस गुल्लक में से पैसे चुरा कर बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे और सबको बना बनाया खाना सर्व करेंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर सासू माँ ने हमें पकड़ लिया तो? अरे नहीं पकड़ेंगी, जब जब वो यहाँ किचन में आएंगी हम चारों एक्टिंग करेंगे कुछ न कुछ काम करने की। चारों बहुएं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है। कीर्ति कलावती के ड्रॉवर में जो गुल्लक होता है उसे चाबी से खोलकर उसमें से हर 2-2 दिन में पैसे निकालती है और चारों बहुएं सास के ही पैसों से रोज अच्छा बाहर का खाना मंगवाती। और जब जब कलावती रसोई में राउंड मारते हुए आती तभी चारों बहुएं काम करने का नाटक करती। रोमा आटा गूंथती, बूंदी और कीर्ति सब्जियां काटती और शिवानी मसाला पीसती। गुड गुड, ऐसे ही अच्छे से काम किया करो। तुम चारों की चारों बस काम करते वक्त ही अच्छी लगती हो। ठीक से खाना बनाना, वरना चारों का व्रत हो जाएगा आज। हाँ। कलावती इतना कहकर वहां से चली जाती है। चारों बहुएं आपस में कहती हैं, सुनो, हमें जल्द से जल्द धीरे धीरे सारा राशन कम करना होगा, वरना किसी दिन सासू माँ ने राशन की मात्रा ज्यों की त्यों देख ली ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बूंदी, तुम सही कह रही हो। बहुएं राशन को बाहर बाजार में जाकर बेच आती है और एक दिन कलावती उन चारों को एक रेस्टोरेंट बॉय से खाना लेते हुए देख लेती है और अपने कमरे का ड्रॉवर भी खुला देखती है। इन चारों की ऐसी की तैसी, इन्हें क्या लगा इनकी सास क्या कोई दूध पीती हुई बच्ची है? चाहिए मेरी ही नाक के नीचे ये सब करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा। अब देखो क्या करती हूँ मैं। कलावती अपने गुल्लक को दूसरी जगह छुपा लेती है, जिसके बाद जब गुल्लक नहीं मिलता तब चारों बहुओं को ना चाहते हुए भी सारा खाना खुद बनाना पड़ता है और कलावती को यह देखकर बहुत खुशी होती है। फिर एक रोज सुबह सवेरे ही कलावती अपनी चारों बहुओं को हॉल एरिया में बुला लेती है। कान के पर्दे खोलकर और आंखों की नींद को टट्टा बाय बाय बोलकर ध्यान से सुनो। आज तुम चारों को पूरे घर की सफाई करनी है, आंगन से लेकर छत तक, हर एक जगह की, हर एक कोने की। मैं रात में मैग्नीफाइंग ग्लास से हर एक कोना छान मारूंगी और इंस्पेक्शन करूंगी, और तब अगर मुझे कहीं कोई धूल मिट्टी देख गई ना तो तुम चारों को 4 दिन तक जली हुई रोटियां खिलाऊंगी। समझ गई चारों? लेकिन सासू माँ, इतना बड़ा घर हम चारों कैसे साफ करेंगे? हाँ सासू माँ, थोड़ा तो रहम कीजिए। इतनी बेरहम बनोगी तो स्वर्ग जाने की जगह नरक में ही एंट्री मिलेगी आपको। अरे ओ कीर्ति की बच्ची, तुझसे जितना कहा है ना उतना कर। त्योहार आ रहे हैं, घर को चकाचक साफ कर दे, वरना मैं तुम चारों का पत्ता साफ कर दूंगी, समझी? चारों बहुएं मुंह बना बना कर सफाई करती है। वो चारों बहुत थक जाती है।
कलावती उन्हें 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं देती। कैसी सास है, एक पल के लिए भी चैन की सांस लेने नहीं देती। चारों बहुएं पूरे घर की साफ सफाई करके अगले दिन बीमार होने का प्लान बनाती है ताकि सारा काम सास के कंधों पर पड़ जाए। देखना, ये प्लान ना जरूर काम करेगा, हमें बस अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देनी है। हाँ, मैं तो कॉलेज टाइम में एक्टिंग फेन थी। एक्टिंग के मामले में मैं ना सबके दांत खट्टे कर सकती हूँ। कलावती देखती है कि ये बहुएं बीमार हैं और चारों ने बिस्तर पकड़ लिया है, इसलिए अपने पति और चारों बेटों के लिए उसे खाना और बाकी सारा काम भी करना पड़ता है। लेकिन कलावती को इस बार भी अपनी चारों बहुओं पर शक होता है। लगता है ये चारों कलमुहियाँ फिर से नाटक कर रही हैं मुझसे बदला लेने के लिए। अभी बताती हूँ इन्हें। तभी कलावती चारों के कमरे के बाहर ऊंची आवाज में जानबूझकर फोन पे बात करती है। क्या कम्मो, तू सच कह रही है? हमारे मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आया है। हाय हाय, हाँ, तो चौक पर ही रुकना, मैं भी सज धज कर आती हूँ। चारों बहुएं ये सुनकर एकदम से कंबल फेंक कर तैयार हो जाती है और वो चारों भी सज संवर कर चौक पर पहुंच जाती है, जहाँ पर कलावती भी आती है। ओ नो, गई भैंस पानी में, आफत आ गई। बहुओं, तुम यहाँ पर? अच्छा हुआ तुम चारों की तबीयत फिर से ठीक हो गई, मैं तो घबराई गई थी। चलो, ढेर सारी सब्जियां खरीदनी है, आज तो बहुत सारा खाना जो बनेगा घर पर, हैं? कलावती चली जाती है और जब बहुएं आसपास में पूछती है तो पता चलता है कि कोई भी सुपरस्टार नहीं आने वाला है। अरे लेकिन ऐसी बात है तो फिर सासू माँ क्या कह रही थी फोन पर? शायद कम्मो आंटी सासू माँ के साथ मजाक कर रही हूँ। अब फिर से चारों बहुओं को घर जाकर सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके बीमार होने की चाल भी तो फ्लॉप हो गई थी। फिर एक दिन अपने रोज रोज के काम से तंग आकर चारों बहुएं आपस में ये कहती हैं, बस बहुत हुआ, अब हम यूँ जेल की कैदी की तरह अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते। हमें भी घूमना है, फिरना है, नए नए एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स करने हैं लाइफ में। अब बस हमें यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। हाँ रोमा, तुमने लाखों में एक बात कही है, लेकिन यहाँ से हम भागेंगे कैसे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। सासू माँ के नाम पर पूरी जायदाद है और उनके पास ढेर सारे गहने भी है। हम उनके सारे पैसे और गहने लूट कर यहाँ से भाग जाएंगे। यस, इससे किसी को भनक भी नहीं लगेगी। आज शाम को ही निकल लेते हैं, क्यों गाइस? हाँ हाँ, गुड आइडिया। फिर जब कलावती सो रही होती है तभी चारों बहुएं कलावती की अलमारी में से सारे पैसे और जेवर चुरा लेती है और अपनी अपनी बोरियों में भर लेती है और घर से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें रिपोर्टर कहता है, आज से पूरे शहर में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वो भी अभी इसी वक्त से। अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर दिखाई दिया तो उसे डंडे तो पड़ेंगे ही, साथ ही साथ उसे बड़ी सजा भी मिल सकती है। चारों बहुएं टेंशन में, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, और अपनी चारों बहुओं की रोनी सूरत देखकर कलावती के कलेजे को बड़ी ठंडक मिलती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। और फिर चारों बहुओं को ना चाहते हुए भी फिर से एक ही घर में अपनी सास की सेवा करनी पड़ती है।